तो नमस्कार। ना तो मैंने बीएड की है, ना मैं मनोविज्ञान के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन कहते हैं कि जनाब फॉग चल रहा है, राजस्थान के अंदर रीट चल रहा है और बहुत से प्रतियोगी है जो ऊहापोह की स्थिति में है कि रीट की तैयारी कैसे करें। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि प्रतियोगी छात्रों को कुछ बताया जाए, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे, गूगल पे आर्टिकल पढ़े और सारा कुछ देखा कि रीट में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और क्या है। मेरा विश्वास है जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपका जो आत्मविश्वास है वो सातवें आसमान पे होगा। तो बिना कोई भूमिका बांधे शुरुआत करते हैं। तो देखते देखते मेरी नज़र के अंदर एक चैनल आया दोस्तों, लेटेस्ट लर्न, हिमांशी सिंह करके है। उन्होंने अनुराग सिंह जो सीटेट परीक्षा 2021 में 150 में से 143 जिसके अंक आए, उनका इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा वो इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू की एक एक बात मुझे लगता है रीट पर लागू होती। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम जो सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। फिर वो इंटरव्यू में कहते हैं कि पिछले सालों के जो पेपर है उनका आप एनालिसिस करो, क्योंकि सारा का सारा जो सवाल है, वापस जो सवाल है उनके इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। और उसमें भी जो पेपर हैं उनको दो टुकड़ों के अंदर बांट लीजिए। एक आप टफ में बांट लीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इजी, वहाँ आपको लापरवाह नहीं होना है। तो क्या करना है, पिछले सालों के पेपर जितने भी मिले वो आप पढ़ लीजिए। और राजस्थान के ही नहीं, आपके जैसे पाठ्यक्रम के अंदर बाल मनोविज्ञान है तो बाल मनोविज्ञान के कोई क्वेश्चन बैंक आपको यूपी का या मध्य प्रदेश का कहीं भी मिलता है, यानी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी सामग्री पिछले सालों के पेपर आपको मिलते हैं तो आप उनको जरूर पढ़िए। अब बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अध्ययन के लिए बात कर रहे हैं। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, हम रटने की कोशिश करते हैं। बाल मनोविज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे शिक्षण की विधियां हो, दोस्तों ये कोई रटने की चीज नहीं है। इसमें उत्तर भी कोई फिक्स नहीं होता है। शिक्षण विधि हो गए, मनोविज्ञान हो गए, इनमें क्या होता है दोस्तों, उत्तर ऐसा लगता है कि दो में से एक है, लेकिन सर्वोत्तम का चयन करना होता है। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अगर पूछे तो कारण तो चारों ही सही होंगे, लेकिन जो उनमें सर्वोत्तम है उस प्रश्न का चयन करना होता है। चाहे बाल मनोविज्ञान हो, चाहे शिक्षण विधि हो, मनोविज्ञान हो। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि विद्यार्थी जिस सवाल पे टिक करके आते हैं उनको ओएमआर सीट के अंदर जो भर के आते हैं, जब आकर के देखते हैं तो परीक्षक के द्वारा या लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सीट जारी की जाती है, आंसर सीट जारी की जाती है, उसमें उनका उत्तर गलत होता है। तो कारण क्या है? ये अवधारणा संबंधी सवाल है ना। जैसे पूछे अभिप्रेरण का लक्ष्य क्या है, तो अभिप्रेरण का लक्ष्य तो सारा ही है। कोई व्यक्ति जिसके अंतर्निहित गुण है उनको बाहर लाना है, किसी को मोटिवेट करना भी उसका लक्ष्य है, काम करवाना भी उसका लक्ष्य है। तो सर्वोत्तम मतलब ऐसा उत्तर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें जो सर्वोत्तम विकल्प है। तो जब भी आप बाल मनोविज्ञान पढ़ो, शिक्षण की विधियां पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो उसमें जो पहले नंबर पे जो पॉइंट है तो उसको दिमाग में पहले नंबर पे ही रखिए। इसीलिए अपने नोट्स बनाइए। नोट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि नेतृत्व क्या है, तो नेतृत्व का सबसे जो पहला कार्य है वो पहले नंबर पे ही होना चाहिए। तो ज़्यादा भूमिका को विस्तार देते हुए इतना ही कहूँगा, नहीं देते हुए इतना ही कहूँगा कि जो पढ़ रहे उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें जो प्रथम नंबर पे जो पॉइंट है उसको प्रथम नंबर पॉइंट पे लिखो। फिर वो आगे इंटरव्यू में कहते हैं कि जो शब्द कोई टफ शब्द लगा तो आप उस शब्द को नोट कर लीजिए। फिर डिक्शनरी के अंदर या गूगल पे, जैसे एक शब्द आपने पढ़ा उद्दीपन, है ना, तो फिर देखो उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन के मायने क्या है। क्यों? किसी भी शब्द की परिभाषा में उसका संपूर्ण दर्शन सब कुछ छुपा हुआ होता है। जैसे मेरे से पूछे कि मनोबल क्या है दोस्तों, तो मनोबल क्या होता है? मनोबल मनुष्य के अंदर की चीज होती है। मनोबल मनुष्य के अंदर की अंतर्निहित संपत्ति होती है, जिसके कारण वो जो है, जो उसकी योग्यता है, वो उसका सर्वोत्तम रूप दे पाता है। ये मनोबल है, मनोबल अंदर से होता है। फिर अभिप्रेरणा क्या होती है कि सब अभिप्रेरण तो मतलब कोई किसी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको वित्तीय या अवित्तीय किसी भी तरीके का प्रेरण करके, यानी बाहरी हो गया ये, है ना, कोई उद्दीपन दिया जाता है बाहर से, तब वो जो अपना सर्वोत्तम देता है वो अभिप्रेरणा होती है। तो मनोबल क्या हो गया? आंतरिक हो गया। अभिप्रेरणा आप समझ गए। तो जो मूल मर्म है मनोविज्ञान से संबंधित, बाल विकास से संबंधित या किसी से संबंधित, आप उनको समझो।
मूल भाव है उसको समझो और बेसिक चीजों को समझते हुए फिर आप जटिल की ओर जाना। ऐसा नहीं है पहले दिन ही दुनिया भर के विचारक, दुनिया भर की किताबें आप लेकर के बैठ गए, माथे पे बोझ नहीं लेना है। तो शुरुआत के अंदर जो सरल सरल चीजें हैं, NCERT की जो पुस्तक है उसमें जो पाठ्यक्रम आपका है, तो आप देखो 11th और 12th की बुक के अंदर अगर वो कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसमें है तो पहली कोशिश ये करो उसी में से पढ़ो, ज्यादा पुस्तकें मत पढ़ो। शिक्षण विधियां हैं, किसी भी एक स्तरीय किताब या जो गाइड जो आपके शिक्षक ने बताई है उसी का बार बार रट्टा मारो, उसी का बार बार रिवीजन करो, उसी को बार बार समझो। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक प्रतिभागी कहती हैं कि DD बासु को मैंने कम से कम 200 बार पढ़ा है और हर बार पढ़ा है तब कोई न कोई नया लगा है। दोस्तों, होता क्या है, हम भारतीय संविधान है, हम राष्ट्रपति की शपथ क्या है, सबकी शपथ हमारे लिए एक ही है कि साहब संविधान। वो शब्द देखो, राष्ट्रपति शपथ लेता तो कैसे लेता है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता तो कैसे लेता, सबकी शपथ के शब्द अलग है, कोई न कोई वाक्य के अंदर, कोई न कोई शब्द के अंदर अंतर होता है। तो यही शिक्षण विधियों में होता है, यही बाल मनोविज्ञान के अंदर होता है। तो आप उन चीजों को समझो, उनके वीडियो देखो और वीडियो के फिर शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि दोस्तों, बाल मनोविज्ञान या शिक्षण की जो विधियां हैं उन पे बुक्स में मटेरियल बहुत बार कम होता है। यूट्यूब पे अच्छे जो टीचर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट लर्न है, ये हिमांशी जी, इनके वीडियो बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर आपके पाठ्य, आप इनके चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो रीट का पाठ्यक्रम है, मुझे तो पता नहीं है, अगर आपके रीट का पाठ्यक्रम उनके अनुरूप है, उनके चैनल पे अगर कोई कंटेंट है तो आपको जरूर देखना चाहिए और उसके जो शॉर्ट्स नोट्स है वो आपको बना लेना चाहिए। फिर ये जो अनुराग सिंह जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई वो CTET में 150 में से 143 नंबर लाए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा और दूसरा आप घर पे जो सवाल मिला रहे हो टेस्ट सीरीज के अंदर, क्वेश्चन हूबहू वापस वहाँ पे रिपीट हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम अपना एग्जाम में कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं तो बहुत से सवाल है जो हमें आते हैं वो हम गलत कर देते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 90% जो कैंडिडेट एस्पिरेंट जो फेल होते हैं वो किनारे पे जाकर के अटकते हैं, 5-7 सवालों से वो रह जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ेंगे, सही समझेंगे नहीं, सही समझ तो लेंगे लेकिन लापरवाही के अंदर OMR सीट के अंदर गलत भर देंगे। हड़बड़ाहट के अंदर पता नहीं कौन सी जल्दी है, सोच रहे हैं कि पेपर जो है जल्दी से जल्दी दे के निकलें। तो एक फॉर्मेलिटी टाइप के अंदर मत लो, आत्मविश्वास मनोबल बहुत ऊंचा रखो और तैयारी करो, मन में कॉन्फिडेंस रखो। बिल्कुल, क्या ऐसा दुनिया में कुछ है ही नहीं, लोग बनने को IAS बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में टॉप करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब ICS के लिए सेलेक्ट हुए थे, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय इतिहास, आंग्ल भाषा का इतिहास, सब कुछ यूरोप का इतिहास, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, जब भारत के अंदर कोई गाइड नहीं मिलती थी, कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिलती तो उसमें यूरोप का इतिहास पढ़ करके उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर टॉप किया। तो आप भी इंसान हैं, ये मन जो है ना, इसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत संभावनाएं, अनंत क्षमता, अनंत इसकी इतनी इसमें एनर्जी है। ये आप पे है, आप किस दिशा के अंदर लगाते हैं। भटकाव नहीं होना चाहिए, सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के जो पेपर है उनका विश्लेषण करो, जो पढ़ रहे हो उसका समय समय पे रिविजन करते रहो। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट्स के अंदर नोट्स बनाओ, क्योंकि परीक्षा के समय जो बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े जो पोथे हैं ना, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। और याद इस तरीके से करो कि जैसे राजस्थान में राइट टू एजुकेशन है, तो आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। किताब को रख दो किनारे और फिर आपको आना चाहिए राइट टू एजुकेशन क्या है साहब, कब लागू हुआ, उनके लिए अभिभावक जो कमेटी बनी हुई है उसमें मेंबर कितने होते हैं, क्या वर्किंग स्टाइल है, जो भी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत माँ बाप से कैसे संबंधित है, अभिभावकों से कैसे संबंधित है, मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित, एक एक पॉइंट और उसके कितने क्लोज है, ये क्लोज है, सारे के सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कब, जब ज्ञान होगा आपके पास में, है ना। आज मुझे घर पे पता है कि भाई भारत के संविधान में मुझसे लगभग कोई अनुच्छेद पूछ लो तो अपने आप ही आत्मविश्वास आ जाएगा, क्योंकि मुझे याद है, कॉन्फिडेंस बोलता है। तो आप जब घर पे उन चीज़ों को याद करके जाओगे ना, जैसे मान लो कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे क्रिकेट के बारे में ABCD पता नहीं, तो मुझे पता है क्रिकेट के अंदर छोटे सा छोटा बेसिक से बेसिक चीज़ पूछ ली, है ना। छोटे से बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे, मैं उनके पास ही नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कह दिया अंकल बॉल फेंकना, तो बॉल ही उन तक नहीं जा पाएगी बिल्कुल।
तो आप समझे बात को। कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से आता है? कॉन्फिडेंस ज्ञान से आता है, सतत अभ्यास से आता है। आप अगर लगातार लंबे समय तक पढ़ोगे तो संसार के अंदर ऐसा क्या है, तो पेपर को देखो, चाहे सामान्य अध्ययन की बात हो, राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित बात हो, दोस्तों मूल मर्म पकड़ो। और दूसरे जो टफ सवाल पूछते हैं ना कि साहब इस बार तो ये विचारक पूछ लिया, मनोविज्ञान के अंदर बहुत टफ है, अरे भाई 2-4 सवालों से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट कोई 95% नहीं जाती है। जो सिलेक्शन रुकता है हमेशा उन सवालों में जो आप इजी सवाल है आप गलत कर देते हो, उनसे रुकता है। तो बेसिक को समझो। मैं ये नहीं कहता कि जो टफ चीज़ें हैं ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण मत करो, मैं कहता हूँ ज्ञान ग्रहण करो, लेकिन 90% जो ध्यान है वो बेसिक चीज़ों पे देते हुए फिर कीजिए। थ्योरी पढ़िए, पहले थ्योरी को समझिए, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जुगाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आपको आ रही है ना। IQ क्या है, तो IQ साहब ये IQ है। IQ किसका कितना IQ होता है, ये लो साहब। IQ निकाला कैसे जाता है कि साहब IQ ये है ना। विनेट और साइमन का फॉर्मूला क्या साहब, ये है। थ्रस्टन क्या है कि साहब ये थ्रस्टन का फॉर्मूला है। बुद्धि इकाई क्या है कि साहब ये बुद्धि इकाई है। तो एक एक चीज आपको बिना किसी किताब के आना चाहिए, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोच रहे हो एक ही दिन के अंदर सारी चीजें याद हो जाएगी, सारी चीजें याद नहीं होगी। आपका जो रूम है वो भरा हुआ ना चाहिए। कैसे भरा होना चाहिए, जैसे यहाँ है तो यहाँ पे आप चिपका दो नेतृत्व की विचारधाराएं कौन सी है, यहाँ अभिप्रेरण की विचारधाराएं कौन कौन सी है, बाल मनोविज्ञान प्रमुख विचारक कौन कौन से है साहब के, ये बाल मनोविज्ञानी हैं, कहाँ के रहने वाले थे ये हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी साहब ये किताबें लिखी, कौन कौन से पुरस्कार मिले ये पुरस्कार मिले। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए दोस्तों। रीट को हवा मत बनाइए। रीट बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम है जैसे दूसरे एग्ज़ाम है। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं पिछले साल सेलेक्ट हो गए हैं, आप नए हैं, और जो है और उनमें जो अच्छे हैं उनका सिलेक्शन करना है। राजस्थान के कैंडिडेट ही बैठेंगे ज़्यादातर, कोई बाहर से अमेरिका से आयात करके लाएंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं कि साहब जो रीट के अंदर सिलेक्शन हो रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, उनकी बुद्धि तो बस पूछो मत, तथागत हैं वो, उनको तो सब कुछ आता है। बिल्कुल आपकी तरह मेरी तरह साधारण लोग हैं, साधारण परिवारों से है, बस उनके अंदर एक ही गुण है, उनमें एक ही है, उनमें जज्बा है, मेहनत है, और ये जो कुर्सी है इस पर लगातार बैठे रहने की कैपेसिटी है। तो इस कुर्सी पे जो लगातार बैठे रहेगा, एक दिन मेहनत नहीं करेगा, 2 दिन मेहनत नहीं करेगा, ये कुर्सी अंततः मेहनत करवाई देगी। और उचित रणनीति के साथ में तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से चयन होगा, और ना का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे गांव में एक चेनाराम लोहार है, अनपढ़ है, खालिस अनपढ़ है, लेकिन बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं उनका मनोबल डाउन कर देता है। उसको एक ही कला आती है, एक ही कला आती है। गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गया, बोला मुझे सब कुछ आता है, तो चेनाराम जी ने कहा कि आप लिख नहीं पाओगे। तो उसने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी, बिल्कुल चेनाराम तू अनपढ़ आदमी, तेरे कहने से मैं नहीं लिख दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। चेनाराम ने कहा लिखो। तो दोस्तों ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जिनका उद्देश्य क्या है, आपके आसपास में भी हो सकता है वो साइलेंसर कोई आसपास में हो सकता है जो टफ से टफ चीज़ लाएगा आपका मनोबल गिराने के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, अच्छे लोगों की संगत में रहे, अपना मनोबल गिरने नहीं दे। आपका जो गाइडेंस है, आपका जो मित्र है वो खुद है। आप खुद देखिए, किताबें आपके पास में है, पिछले सालों के पेपर आपके पास में, सिलेबस आपके पास में है, और कोई चीज़ नहीं मिले तो गूगल बाबा आपके पास में है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, लक्ष्य पे ध्यान रखिए, और ये जो समय चल रहा है कोरोना का, ये भी चला जाएगा। आशावादी रहिए, और ये जो अमंगल है इसमें मंगल कीजिए, और जितनी अपनी क्षमता है उसका सर्वोत्तम कर दीजिए। परिणाम आपके पक्ष में होगा, ये मेरा दावा है।